क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिसमें अध्याय है चौथा दहन और ज्वाला। तो चलिए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। इस वीडियो में हमें इसमें टोटल 13 सवाल हल करने हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। इस सवाल का क्या मतलब है? देखिए कोई भी अगर पदार्थ हो उससे जलाएं हम तो उसको जलने के लिए किन किन शर्तों को वो पूरा करना चाहिए ताकि वो जल सके। तो वही हो गई दहन की परिस्थितियाँ। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, दहन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ ईंधन की आवश्यकता, यानी हम कोई भी पदार्थ जलाएं तो वो जलने वाला पदार्थ हो तभी तो वो जलेगा। जैसे कि ईंटा, पत्थर, लोहा, क्या ये जल सकता है? क्या ये ज्वलनशील पदार्थ है? बिल्कुल नहीं। तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे कि लकड़ी, कागज़, तेल, ठीक, ये सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो पहला तो हो गया कि वो जलने वाला पदार्थ हो। दूसरा है वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता। मान लीजिए कोई जलने वाला पदार्थ ही है लकड़ी और वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या वो जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो दूसरी शर्त हो जाएगी ऑक्सीजन की उपलब्धता। तीसरा है प्रज्वलन तापमान या ज्वलन ताप तक पहुँचना। तो उस जो पदार्थ है उसका प्रज्वलन तापमान तक पहुँचना चाहिए तभी वो जल पाएगा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसको समझिए। एक पदार्थ है ए, ये हो गया पेट्रोल, और एक पदार्थ है कोई मोटी लकड़ी बी। तो पेट्रोल पे अगर हम माचिस की तिल्ली ले जाएं तो 1 सेकंड में वो आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर लकड़ी के पास ले जाएं तो कम से कम 1 या 2 मिनट, अगर मोटी लकड़ी है कम से कम 10 मिनट तक भी समय लग सकता है उसको जलने में, आग पकड़ने में। तो जो जल्दी आग पकड़ लेता है इसका प्रज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, ठीक है, यानी ज्वलन ताप इसको बोलते हैं या प्रज्वलन ताप बोलते हैं। तो पेट्रोल का प्रज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में काफ़ी कम है, ये शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, जबकि एक मोटी लकड़ी का प्रज्वलन ताप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो ये दहन की 3 परिस्थितियाँ हो गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। लकड़ी और कोयला ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं। ये जब जलेगा तो वायु प्रदूषण होगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? प्रदूषण। हम भर लेंगे प्रदूषण होता है। ख पार्ट में घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है, इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हो गया। गौ पार्ट में जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। हमने अभी समझा कुछ समय पहले कि पेट्रोल का प्रज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, तो कोई भी ईंधन हो उसको प्रज्वलन ताप तक गर्म करना ज़रूरी है। जैसे कोई लकड़ी है तब तक आपको गर्म करना है जब तक वो जल ना जाए, ठीक है। प्रज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा तो स्वतः जलने लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? यहाँ पे हम भरेंगे प्रज्वलन ताप। तो इस तरीके से आपको भर लेना है गाँव में। अगला है घ नंबर, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो तेल द्वारा उत्पन्न आग है, जैसे कि पेट्रोल में अगर आग लग गई तो उसको हम पानी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्यों? पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, तो इसकी सतह पर सबसे ऊपर आ जाएगा तेल, वो जलते रहेगा, ठीक है, वो नहीं बुझेगा। कैसे बुझेगा? कंबल द्वारा बुझ जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझ जाएगा। पानी द्वारा ये नहीं बुझ सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने इसको भर लिया। तीसरा सवाल देखिए क्या है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। प्रदूषक करने वाले जो ईंधन हैं पेट्रोल, डीजल, इसके धुएं से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि सीएनजी में कम होती है। तो हमें ये देखिए यहाँ पे बताना है, प्रमाणित करना है कि कैसे सीएनजी के उपयोग से शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिए, लकड़ी, कोयले, पेट्रोल अगर जलते हैं तो वायु में बिना जले हुए कार्बन के कण छोड़ते हैं, जिससे कि दमा, श्वसन रोग की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। जबकि अब सीएनजी के प्रयोग होने से इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और कार्बन के कण भी नहीं छोड़ते, इससे प्रदूषण नहीं होता।
देखिए इसका उत्तर ऐसे करेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल के जलने के दौरान बिना जले हुए कार्बन के कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी में इस प्रकार का कोई कण नहीं छोड़ती। अतः सीएनजी अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा सवाल, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो हम इसकी तुलना करेंगे। एलपीजी क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन होती है। तो एलपीजी के जलने से प्रदूषण नहीं होता, ठीक है, और इससे जलने से प्रदूषण होता है। तो आइए तुलना करते हैं। आपको इसका आंसर इन दोनों खंडों में ऐसे लिखना है। सबसे पहले एलपीजी देखिए, इसका ऊष्मीय मान काफ़ी ऊंचा होता है, नीली लौ होती है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। एलपीजी का ज्वलनांक है कम होता है, इसलिए इसे जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, ठीक, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप होता है वो ज़्यादा होता है, इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इसमें धुआं नहीं होता एलपीजी में, जबकि लकड़ी में होता है। इसके जलाने से विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती एलपीजी में, जबकि लकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये उत्पन्न होती है। एलपीजी का भंडारण करना आसान है, इसका आसान नहीं है। इसको जलाने से अवशेष नहीं बचता, जबकि लकड़ी को जलाने से अवशेष यानी राख बचता है। तो इस तरीके से हमने दोनों की तुलना कर दी। देखिए 5 नंबर है, कारण हमें बताने हैं। 3 सवाल है। विद्युत उपकरण से समृद्ध यानी संबंधित आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका लिखेंगे हम। विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का अच्छा सुचालक है। जब वो पानी किसी नंग लाइव तार पर गिराया जाता है तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज झटका लग सकता है विद्युत का, और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ख पाठ में एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का जो ज्वलन ताप होता है, प्रज्वलन ताप होता है, लकड़ी की तुलना में कम होता है। ऊष्मीय मान अधिक होता है, ज़्यादा आंच देता है, ताप देता है, और लकड़ी इसके विपरीत धुआं रहित भी होता है एलपीजी, ठीक है, इसीलिए अच्छा ईंधन माना जाता है। ग पार्ट में देखिए, इसके बाद ग पार्ट क्या है। कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका उत्तर लिखेंगे। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज़ का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज़ से, जो एल्युमिनियम है वो कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि कागज़ का जो प्रज्वलन ताप है वो कम हो जाएगा, और यही कारण है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। जब एल्युमिनियम के साथ लपटा गया हो तो वो आग नहीं पकड़ता, नहीं जलता, क्योंकि उसकी ऊष्मा एल्युमिनियम धातु में चली जाती है, इसीलिए, ठीक है, और उसका प्रज्वलन तो आप काफ़ी कम हो जाता है कागज़ का। 6 नंबर है। मोमबत्ती की ज्वाला का जो क्षेत्र है वो हमें चिन्हित करना है, चित्र द्वारा बताना है। देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, यही आपको पिक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरीके से हम इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पूरा क्षेत्र है और ये पूरा ताप क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो बिना जली हुई कार्बन अवशेष होता है, ये काला पार्ट होता है, ठीक है, ये काला है। और मध्य भाग है आंशिक दहन भाग, ये कम जला हुआ है, तो ये पीला भाग है। पूर्ण दहन सबसे ऊपर होता है नीला, ये बाह्य क्षेत्र, ये नीला होता है। अब देखिए जो काला पार्ट है सबसे कम गर्म होता है, ठीक। मध्य भाग है कम गर्म, सबसे कम, ये कम गर्म, मध्यम मार्ग, और सबसे ऊपर जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है, ये नीला वाला। तो यही आपको पिक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। 7 नंबर सवाल है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपको लिखना है, किलो जूल प्रति केजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए 8वां सवाल है। समझाइए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। देखिए ये रहा अग्निशामक यंत्र, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से भारी होती है,
तो भारी होने के कारण ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर। 9 नंबर सवाल है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। हरी पत्तियाँ होती है उसका प्रज्वलन ताप काफ़ी ज़्यादा होता है, वो उसको जलाना काफ़ी कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियाँ हैं इनका प्रज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। जैसे कि पेट्रोल का आपने देखा, ठीक, माचिस की तीली लाएं 1 सेकंड नहीं लगेगा आग पकड़ लेगी, तो वैसे ही सूखी पत्तियों के पास अगर माचिस की तीली ले जाएं तो आग पकड़ लेंगी, इसका प्रज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। देखिए इसका उत्तर हम करेंगे ऐसे, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों को आसानी से आग लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, वाष्पित हो जाता है और पत्तियों को ताप उसके प्रज्वलन ताप को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, ताप तक बढ़ने नहीं दे, जो प्रज्वलन ताप है उसको रोक लेता है। ठीक है, इसके कारण हरी पत्तियाँ आग नहीं पकड़ती। तो ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 10 नंबर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण का ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? ज्वाला के सबसे ऊपरी हिस्सा जो नीला पार्ट है उसका उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और धातुओं को पिघलाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्वर्णकार है, इसको पिघला रहा है, तो सबसे देखिए बाहरी क्षेत्र में इसको रखा है। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे, सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र यानी ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का ये क्षेत्र काफ़ी गर्म होता है और सोना और चांदी जैसी धातुओं को गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 11 नंबर है, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्ण दहन किया गया यानी उसको पूरा जलाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का एक देखिए 18 यहाँ पे 40 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान हमें परिकलित करना है। तो ये जो फॉर्मूला है किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल ऊपर और ये देखिए किलोग्राम है, ठीक है, वो नीचे हो जाएगा, यानी इसको ऐसे निकालेंगे। ईंधन की मात्रा कितनी है 4.5 kg है, देखिए उत्पन्न ऊष्मा कितनी है यहाँ पे कितनी है 1,80,000 किलो जूल है, तो ऊष्मीय मान 1080 ऊपर हो गया और नीचे हो गया उसका पूरा वेट। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 40,000 किलो जूल प्रति केजी। ठीक, 12 नंबर सवाल है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। नहीं कहते, जंग लगने को हम दहन बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। ठीक, इसका लिखेंगे नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। दहन एक तीव्र प्रक्रिया है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जबकि जंग लगने में ऐसा नहीं है। जंग लगने से लोहा हवा और पानी के साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करता है, यानी काफ़ी स्लो प्रक्रिया है, और आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। इसमें दहन से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर हो गया 13 नंबर। देखिए, अविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। अविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के नीले भाग में रखा। किसने? अविदा ने। जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी हिस्से में रखा। तो किसका पानी जो है कम समय में गर्म हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है रमेश का गर्म होगा, क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी हिस्से पीले भाग में रखा है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज्वलन ताप उत्पन्न होगा, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, तो रमेश का गर्म हो जाएगा पानी जल्दी। तो उत्तर लिखेंगे, रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पे रखा है जो ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा है, जबकि अविदा ने उसे ज्वाला के नीले भाग के पास रखा है जो नीले ज्वाला से कम गर्म होता है। अतः रमेश के बीकर का पानी अविदा से बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।